हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला बेस्टी पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे, भारत के अपने राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे, और उस परिप्रेक्ष्य में हमने आर्टिकल नंबर 52 को पढ़ लिया था, 53 को पढ़ लिया था, 54 को पढ़ लिया था एंड 58 को पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बारे में जान लिया था। और आज हमको सीखना है आर्टिकल नंबर 55 के बारे में, और उसी में हम जानेंगे कि प्रत्येक एमएलए की वैल्यू और प्रत्येक एमपी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, क्यों निकाली जाती है, आखिर क्या चीज़ इसके पीछे है कि दोनों को समान रखने की कोशिश की जाती है, समान रखा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर आज हम 55 के बारे में बहुत ही गहन चर्चा करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद हमें आज 55 देखना है, आर्टिकल हमें आज 55 पढ़ना है। तो पहले हम आर्टिकल की भाषा को समझते हैं, जो कि किताब में हमें मोस्टली देखने को मिलती है। तो अगर हम बुक की लैंग्वेज की बात करें तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आते हैं। जैसे अगर हम पहला पॉइंट्स पढ़ते हैं तो समझिए, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए। लिखा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। देखिए यहाँ से एक पॉइंट हमको मिला, कौन सा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इसको हम समझेंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये क्या है? ठीक है, तो एक पॉइंट हमको मिल गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रणाली अपनाई जाती है वो कौन सी होती है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, दूसरा समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, देखिए समझिए, एक पॉइंट फिर से आया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, कैसे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होगा। तो देखिए एक और हमको पॉइंट मिला, एकल संक्रमणीय पद्धति। समझ गए? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 55 कहता है। और साथ में ये भी कहता है कि मान लो कभी भी भविष्य में आर्टिकल 71 की हम बात कर रहे हैं, भविष्य में क्या हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे प्रेसिडेंट के बीच में जो चुनाव है उसके बीच में एक मतभेद पैदा हो जाए। मतलब मतभेद की कंडीशन में ये जो पेटिशन है, ये पेटिशन कहाँ डाली जा सकती है? तो वो पेटिशन डाली जा सकती है संसद में। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जा सकता है संसद में। तो इतनी सारी बातें हमें आर्टिकल नंबर 55 बताता है। तो अभी हम समझेंगे कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। देखिए अगर हम वोटिंग की बात करें, अगर हम वोट डालने की बात करें, तो यहाँ पर दो प्रकार से हम वोटों को देखते हैं। एक तो देखते हैं हम प्रत्यक्ष सिस्टम, यानी कि डायरेक्ट सिस्टम, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जैसे होता क्या है, मान लो कि 1000 वोट किसी एरिया में है। ठीक है, 1000 वोट किसी एरिया में है, किसी पार्टी को मान लो कि 200 वोट मिले, किसी पार्टी को 100 वोट मिले, किसी पार्टी को 50 वोट मिले। इस तरह से जितनी भी पार्टियां हैं सब में क्या हुआ, वो वोट बट गया। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वो क्या कहलाएगा? विजेता कहलाएगा। मतलब प्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब वहाँ पर होता है जहाँ पर डायरेक्ट जनता, डायरेक्ट हम और आप लोग वोट देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री का चुनाव, ठीक है, प्रधानमंत्री के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें हम और आप वोट करते हैं। जो भी
18 साल से ऊपर हैं, जिनको वोट डालने का अधिकार है, वो जा कर के वोटिंग अपनी करते हैं, जिसके द्वारा एमएलएस चुने जाते हैं। इसके बाद एमपीस का भी जो चुनाव होता है वो भी इसी आधार पर होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि लोकसभा के जितने भी चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव क्या होता है, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। इसके बाद देखिए एमएलए क्या करते हैं, एमएलए जैसे कि चुने जाते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। इसके बाद अगर एमपीज की हम बात कर लें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर लें, तो उसमें भी क्या होता है, चुनते तो हम लोग ही हैं, आम जनता चुनती है। और एमपीज क्या करते हैं, वो अपने जो भी उनका जो पार्टी होती है, उसका जो बहुमत प्राप्त नेता होता है, अपने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं। सिंपल सी बात। तो अगर हम बात करें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की, तो वो निर्वाचन प्रणाली जहाँ पर डायरेक्ट जनता, डायरेक्ट हम लोग, आप लोग, ठीक है, भारत के जहाँ पर नागरिक, भारत की जहाँ पर जनता क्या करती है, प्रत्यक्ष वोट करती है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा वोटिंग सिस्टम होता है अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष समझिए, अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जहाँ पर डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, तो प्रेसिडेंट का चुनाव भी कैसे होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। मतलब डायरेक्ट जनता वहाँ पर चुनाव नहीं करती है। सपोज करिए ऐसे, मान लो कि ये 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ये मान लो कि हम और आप लोग हैं, हम और आप लोग चुनेंगे बी को, ठीक है, और ये बी क्या करेंगे, ये चुनेंगे सी को। मतलब हम लोग ए से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब हम ए के द्वारा सी का चुनाव नहीं होगा, ए के द्वारा बी का चुनाव होगा। बी, अब बहुत सारे मान लो कि बी चुन लिए गए, बहुत सारे बी चुन लिए गए, बी क्या करेंगे, सी को चुनेंगे। बात समझ में आ गई? फिर से समझिए, इसको अच्छे से समझिए, ठीक, इसको फिर से हम समझाते हैं आपको, ताकि कोई भी पॉइंट आपको मिस ना करे, आप समझ जाएं उसको अच्छे से। देखिए, जैसे कि मान लो कि ये ए है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आम जनता है, यहाँ पर क्या है, आम जनता है। ये क्या है, ये बी है। अब जब आम जनता चुनेंगी तो एक को तो चुनेगी नहीं, बहुत सारे को चुनेगी, ठीक है। तो ये जैसे कि हम मान लेते हैं ये लोकसभा के क्या हैं, मेंबर हैं, ये सारे चुने गए, ठीक। अब लोकसभा के मेंबर क्या करेंगे, ये राज्यसभा के भी होते हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा भी हो गया, राज्यसभा भी हो गया। अब ये लोग क्या करेंगे, लोकसभा के मेंबर, चुने हुए मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, और इसके साथ जो हमारी विधानसभा होती है, ठीक है, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। हमने बताया था ना कि इसमें कौन कौन चुनाव में भाग लेता है और कौन कौन चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, मतलब यहाँ से लोकसभा के हमने आपको बताए थे कितने, लोकसभा के कितने थे, 243 मेंबर, राज्यसभा के कितने थे, राज्यसभा के 233 मेंबर, और जिस राज्य में विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली की बात करें और पुदुचेरी की बात करें, तो उसके मेंबर सारे मिल करके क्या करेंगे, किसका चुनाव करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आम जनता से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है प्रेसिडेंट, मतलब आम जनता डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं चुन रही है, इसलिए ये सिस्टम कहलाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिस्टम या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से इसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसको जरा समझते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम एमपीज़ और एमएलएज़ की वैल्यू कैसे क्या फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में। देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि वो जो प्रतिनिधित्व होता है एक अनुपात में रहे, अनुपात में मतलब बराबर रहे, ठीक है। अभी हम इसका एक फार्मूला आपको बताते हैं, ठीक। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये हो गया। इसके बाद एकल संक्रमण, जब हम आपको वो बताएंगे क्या कि एमएलए की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसमें हम आपको बताएंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ठीक है। इसके पहले समझिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद्धति, इसको समझिए। जैसे कि हम आपको मान लो एक
चार्ट बना करके बताते हैं। चार्ट में इसके हम 4 कॉलम कर देते हैं। यहाँ पर हम पार्टियों के नाम लिख देते हैं। मान लो कि ये बीजेपी की पार्टी हो गई, ये कांग्रेस की पार्टी हो गई, ये सपा की हो गई और ये बसपा हो गई, ठीक है, बीएसपी हो गई। अब क्या किया गया, यहाँ पर इसके हम कॉलम बना देते हैं। एक मेंबर आया, उसने 1 नंबर पर बीजेपी को डाला, दूसरे नंबर पर कहा कि हम बीएसपी को चुनेंगे, तीसरे नंबर पर दूसरा नंबर यहाँ होगा, दूसरे नंबर पर कहा हम उसको बीएसपी को चुनेंगे, यहाँ पर नंबर जैसे कि 1 2 3 4, ठीक। तीसरे नंबर पर कहा कि हम सपा को चुनेंगे और चौथे नंबर पर कहा मान लो कि हम कांग्रेस को चुनेंगे। तो देखिए उसने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी, अपनी पार्टी को, बीजेपी को दी, सेकंड प्रेफरेंस उसने बीएसपी को दी, थर्ड प्रेफरेंस उसने सपा को दी और फोर्थ प्रेफरेंस उसने कांग्रेस को दी। तो इस प्रकार से उसका जो वोट होता है वो बट जाता है। मतलब इस प्रकार से उसका जो वोट होता है वो बट जाता है। मतलब पहला ये आएगा, दूसरा प्रेफरेंस ये, तीसरा प्रेफरेंस ये, चौथा प्रेफरेंस ये। तो इसी सिस्टम को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मतलब उसके मत का संक्रमण हो जाता है, ठीक है, उसके मत का संक्रमण हो जाता है। तो ये होती है हमारी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अभी हम आपको इसको समझाएंगे, ठीक। चलो, तो सबसे पहले हम अब समझते हैं कि आखिर एमपीज़ और एमएलएज़ की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है, वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो देखिए, हम किसी राज्य का एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, उस राज्य के द्वारा हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एमएलए की वैल्यू, ठीक है, यानी कि जिसको विधायक बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक। उसकी वैल्यू हम निकाले जा रहे हैं कि उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। तो जरा इसको समझते हैं। हम राजस्थान का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए, अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे जो एमएलए हैं वो 403 यूपी के हैं, ठीक है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा एमएलए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, 403। कभी कभी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। चलो फिर देखिए, यहाँ पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी टोटल जनसंख्या है उस राज्य की, टोटल जनसंख्या यानी कि कुल जनसंख्या, जिस राज्य के आप एक एमएलए की वैल्यू निकाल रहे हैं, वोट वैल्यू, ठीक है, एक एमएलए की क्या निकाल रहे हैं, वोट वैल्यू। यहाँ पर हम वोट वैल्यू निकालने जा रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कराने जा रहे हैं ना, तो एक एमएलए की वोट वैल्यू क्या होगी वो निकालने जा रहे हैं। तो कुल जनसंख्या कहाँ की, जहाँ पर ये निकालने जा रहे हैं उस राज्य की, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या। अच्छा, अब कुल जनसंख्या की बात आती है तो कुल जनसंख्या का मतलब क्या, किस जनगणना के आधार पर ये कुल जनसंख्या ली जाएगी। तो ध्यान रखना, इसका जो बेस ईयर लिया जाता है वो 1971 लिया जाता है, 1971 का बेस ईयर लिया जाता है। और ये कब तक चलेगा, ये 1926 तक चलेगा, ठीक है। तो राज्य की कुल जनसंख्या वहाँ पर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस राज्य में कितने एमएलए हैं, यानी कि कुल एमएलए उस राज्य में कितने हैं, इंटू कर देंगे 1/1000। समझिए, राज्य की हमने कुल जनसंख्या निकाली, एक एमएलए की हम वोट वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव होने जा रहा है, यहाँ पर हम एक एमएलए की वैल्यू निकाल रहे हैं। चाहे प्रेसिडेंट में चलो हम 4 लोगों को खड़ा भी कर देते हैं, 4 लोगों को हम खड़ा कर देते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में, जिससे आपको और मज़ा आएगा ये। तो चलो हम 4 लोगों को यहाँ पर खड़ा करके देख लेते हैं, ABCD। चलो पहले नंबर पर किसको खड़ा कर दें। अच्छा, सलमान खान आए थे ना, पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि सलमान खान चुनाव लड़ने आए थे, जिन्होंने 15,000 रुपये की राशि भी जमा की थी। और शाहरुख खान ने कहा था कि 15,000 रुपये की राशि तुम्हारी जब्त हो जाएगी जब तक कि 1/6 तुमको वोट नहीं मिलेंगे। तो चलो हमने एक नंबर पर सलमान खान को खड़ा कर दिया। दूसरे नंबर पर किसको खड़ा कर दें, दूसरे नंबर पर चलो हम खड़ा कर देते हैं, किसको खड़ा कर दें आ जाए दूसरे नंबर पर। चलो हमने दूसरे नंबर पर कैटरीना कैफ को खड़ा कर दिया,
ठीक है, चलो और किसी मेंबर को खड़ा कर, चलो काजोल को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम किसको खड़ा कर दें? तीसरे नंबर पर हम खड़ा कर देते हैं, किसी अन्य को खड़ा कर देते हैं। मान लो कि हमने खड़ा कर दिया नीरव मोदी को। तीसरे नंबर पर किसको खड़ा कर दिया? नीरव मोदी को। और चौथे नंबर पर हमने खड़ा कर दिया अपने माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को हमने खड़ा कर दिया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक, पहले नंबर पर हमने सलमान खान को खड़ा कर दिया, दूसरे नंबर पर काजोल जी को खड़ा कर दिया, तीसरे नंबर पर नीरव मोदी को खड़ा कर दिया और चौथे नंबर पर रामनाथ कोविंद जी को खड़ा कर दिया। अब इन लोगों की हम वोटिंग कराएंगे, इसी में से किसी एक को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनेंगे, भारत का प्रथम नागरिक चुनेंगे। ठीक है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उसको चुनेंगे। थल सेना की बात करें, हम जल सेना की बात करें, चाहे हम नौसेना की बात करें। ठीक है, सबका प्रमुख एक होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो उसको हम चुनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम राज्यों को देखेंगे, राज्यों के एमएलए की हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, राज्य की कुल जनसंख्या को देखा, उसके कुल एमएलए कितने हैं उस राज्य में, इसको देखा और इनटू कर दिया हमने 1/1000। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं आधार वर्ष को। तो चलो यहाँ पर हम कुछ रियल आंकड़े ले लेते हैं, उन रियल आंकड़ों के द्वारा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान की, ठीक है, तो राजस्थान में अगर हम बात करें कुल जनसंख्या की, तो यहाँ पर इसका जो आंकड़ा आता है वो आता है 25,76,5806। ठीक है, इतनी इसकी कुल जनसंख्या आती है। और अगर हम राजस्थान के कुल एमएलएस की बात करें तो राजस्थान में कुल एमएलए हमारे पास देखने को मिलते हैं 200। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों के अलग अलग एमएलएस हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने कर दिया 1/1000। अब जैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है आकर के नियर अबाउट 128.89 के आसपास। तो इसको हम पूरी वैल्यू में 129 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के अगर हम एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है, वो 129 आती है। इसी प्रकार से अगर हम महाराष्ट्र की देखते हैं तो 176 आती है, यूपी की देखते हैं तो 208 आती है। ये आंकड़ा फिक्स है। ठीक, तो हमने यहाँ पर राजस्थान का एग्जाम्पल लेकर के एक एमएलए की वैल्यू निकाल ली 129। अब बताइए कि उस राज्य में कितने एमएलए थे? कितने एमएलए थे? टोटल 200 थे, टोटल 200 एमएलए थे। तो क्या करेंगे, इसी 129 में 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 का मल्टीप्लाई आप जैसे ही करेंगे तो उस राज्य के कितने एमएलए हैं, यानी कि उस राज्य में जितने एमएलए हैं उसकी वोट वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड हो जाएगा। उस राज्य में टोटल एमएलए कितने हैं, यानी कि टोटल एमएलए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, देखो 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और यहाँ से कितना आया 1। ठीक है, 15,800 यही तो आएगा। ठीक है, 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 आएगा। ठीक है, 25,800 ये क्या आया, ये टोटल वैल्यू आई। ठीक है, राजस्थान में 129 एमएलए हैं, उन 129 एमएलए की टोटल वोट वैल्यू कितनी आई, 25,800। कितनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार से ये तो आ गया राजस्थान का। अब हम किसका निकालेंगे, यूपी का निकालेंगे, एमपी का निकालेंगे, बिहार का निकालेंगे, उड़ीसा का निकालेंगे, हर सब का निकालेंगे, यानी कि 28 स्टेट पूरा वो निकालेंगे और दिल्ली और पुदुचेरी का पूरा निकालेंगे। तो टोटल अगर हम पूरे को मिलाएंगे, यानी कि टोटल अगर हम वोट वैल्यू इसकी निकालेंगे तो ये टोटल वोट वैल्यू हमारे पास आएगी नियर अबाउट 549495। इसमें कौन कौन शामिल है, एक तो हमारे जो 29 स्टेट हैं वो पूरे शामिल हैं, 28 कह रहा है 29 बार बार निकल रहा है, 28 स्टेट वो पूरे शामिल हैं, साथ में दिल्ली भी शामिल है और साथ में पुदुचेरी भी शामिल है। ठीक है, दिल्ली और यहाँ पर पुदुचेरी के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विधानसभा है, इसलिए
ये पूरी वैल्यू को हमने निकाला और टोटल हमारी जो वोट वैल्यू आई ये आई। ठीक, तो यहाँ से आप ये समझ गए कि एक एमएलए की वोट वैल्यू हमने कैसे निकाली 129। तो एक एमएलए की वोट वैल्यू इसी प्रकार से सारे राज्य की निकाल सकते हैं। यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या 1971 का आधार वर्ष, उस राज्य में कितने एमएलए हैं इंटू 1/1000 करेंगे तो उस राज्य के एक एमएलए की, एक विधायक की वोट वैल्यू निकल आएगी। और उस वोट वैल्यू में अगर हम कुल एमएलएस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस राज्य में जो टोटल एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक एमएलए की वोट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि एमपी के वोट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एक एमएलए की, अरे यार ये क्या कर दिया हमने जो उम्मीदवार हमारे खड़े थे उनको तो इरेजे कर दिया है ना। सलमान खान जी खड़ी थी, काजोल जी खड़ी थी, ठीक है, इनको ना भैया इरेज करो क्योंकि ये तो हमारे चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, अब हम निकालने जा रहे हैं टोटल एमपीज की वोट वैल्यू, यानी कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट हैं उनकी वोट वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको भी समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि इनको कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एमपी का मत मूल्य कैसे निकलेगा, एमपीज का जो वोट वैल्यू है उनको कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, ये क्या था, ये 549495 आया, ये क्या था, ये हमारे टोटल जो एमएलए हैं, टोटल जो एमएलए हैं उनकी वैल्यू थी। वो 28 स्टेट के हो गए, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी के सारे शामिल हो गए। तो टोटल हमारे जितने भी एमएलए हैं, टोटल राज्यों के जो एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू अपॉन में आएगा 776। अब बात कहेंगे सर जी ये 776 क्या है, समझिए कितने एमपी हैं हमारे इंडिया में, कितने एमपी हैं। एमपी का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में हमने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा आती है, ठीक है। लोकसभा के कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं, लोकसभा के 200, लोकसभा में कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं, लोकसभा में 543 मेंबर इलेक्टेड होते हैं क्योंकि 2 मेंबर तो नॉमिनेटेड होते हैं। और राज्यसभा की अगर हम बात कर लें तो 233 मेंबर क्या होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। अब अगर इसको हम दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो देखिए कितना आता है, 3 3 यहाँ पर 6 हुआ, 4 3 यहाँ पर 7 हुआ और 5 2 यहाँ पर 7 हुआ। समझ में आया 776 क्या है, मतलब ये राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबरों की संख्या है। समझ गए। तो टोटल एमएलए निकाल लो पूरे देश की जो वोट वैल्यू है, अपॉन कर दो 776। तो हमने यहाँ पर देखो ऊपर चमक रहा है, इसको हमने निकाल करके रख लिया है पहले से ही, ठीक है। 9495 अपॉन कर दिया 776। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नियर अबाउट ये वैल्यू आती है 708, ठीक है। नियर अबाउट ये कितनी आती है 708, ठीक। तो अब अगर हम सारे देश का निकालें, ठीक है, ये किसका आ गया, ये एक एमएलए की मत वैल्यू आ गई, एक एमएलए की मत वैल्यू आ गई। अब अगर हम सारे देश, एमएलए कह रहे हैं एमपीज़ की, अब अगर हम सारे देश के एमपीज़ की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो कितनी आएगी, तो ये आपकी आएगी नियर अबाउट 549408, 549408, क्योंकि इसी में मल्टीप्लाई आप जैसे ही 776 का करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एमपीज़ की वोट वैल्यू कैसे आती है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक। और
हमारे एमएलएस की वोट वैल्यू कैसे आती है वो भी निकाल सकते हैं। तो एमएलएस की वोट वैल्यू क्या होती है, हर राज्य में अलग अलग होती है। जैसे कि हमने राजस्थान में देखा कितनी, 129। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इनका चुनाव कराते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें कौन मेंबर जीतता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो हमारे मेंबर जीते हैं उनको शपथ कैसे दी जाएगी। ठीक है, वो तो हम बात को देखेंगे। पहले हम अपने राष्ट्रपति का चुनाव तो करा लें। राष्ट्रपति इसमें देखते हैं कि कौन इसमें राष्ट्रपति बनता है। तो क्या करते हैं, हम इन चारों लोगों को उठा करके यहाँ पर लाते हैं और इनका हम कराते हैं दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिखना ज़रूरी है, दिखने के साथ साथ समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर इसको समझते हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, गुप्त निर्वाचन प्रणाली होती है। सबसे पहला हमने आपको बताया था प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस होता है ना, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और साथ में जिस मेंबर के पास 50+1 वोट पहुंच जाएंगे वो मेंबर क्या हो जाएगा, विजयी घोषित हो जाएगा। मतलब 51 जिसके पास वोट मिल जाएंगे वो मेंबर हमारा क्या घोषित किया जाएगा, विजयी घोषित किया जाएगा। हमने क्या किया, पहली कंडीशन में हमने इनको कुछ वोट बांट दिए। ठीक है, मान लो 18% वोट हमने इनको दे दिया, ठीक, 12% वोट हमने इनको दे दिया। कितना हो गया, कितना हो गया, ये 30 हो गया। और 30% वोट हमने इनको प्रोवाइड कर दिया और 40% वोट हमको पहले प्रेफरेंस में हमें रामनाथ कोविंद जी को पहले प्रेफरेंस में जो व्यक्ति आए उन्होंने पहला प्रेफरेंस अपना रामनाथ कोविंद जी को चुना। दूसरा मतलब पहले प्रेफरेंस की बात हो रही है, ये पहला प्रेफरेंस है। ठीक है, ये पहले प्रेफरेंस में ये आया 40% कोविंद जी को मिल गया, दूसरे पे 30% सलमान खान जी को मिल गया, 18% काजोल को मिल गया और 12% नीरव मोदी जी को मिल गया। अब बताइए यहाँ पर सबसे कम वोट किसके हैं, सबसे कम वोट नीरव मोदी जी के हैं। तो नीरव मोदी जी क्या होंगे, यहाँ से निकल जाएंगे और कहेंगे चलो तुम विदेश भाग जाओ। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गए, खल्लास हो गए। लेकिन इनके जो 12% वोट हैं उनका क्या होगा, उन 12% वोट होगा क्या होगा, उन 12% वोटों को क्या किया जाएगा, इन्हीं लोगों में सेकंड प्रेफरेंस में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इनको बांट देते हैं। तो मान लेते हैं सेकंड प्रेफरेंस में इनको मिल गए थोड़े से ज़्यादा वोट, इनको मिल गए मान लो कि कितने वोट दे दिए जाए, चलो 6 वोट मान लो इनको मिल गए। ठीक है, 2 वोट इनको मिल गए। ठीक है, और 4 वोट मिल गए कोविंद जी को। तो इनके पास कितने हो गए, 36 हो गए। इनके पास कितने हो गए, 20 हो गए। ये सेकंड प्रेफरेंस की बात हो रही है। और इनके पास कितने हो गए, 44 हो गए। ठीक, कोविंद जी के पास 44 हो गए। तो अब ये जो 12% है ये बट गया, तो अब ये ख़त्म हो जाएगा। अब थर्ड प्रेफरेंस में देखते हैं कौन आता है। थर्ड प्रेफरेंस की बात करें तो अब बताइए सबसे कम वोट किसके हैं, सबसे कम वोट काजोल जी के हैं। काजोल जी क्या करेंगी, यहाँ से निकल जाएंगी और कहा जाएगा कि चलो आप शूटिंग करो जा करके, आप पिक्चर ही बनाओ। लेकिन इनके जो 20% वोट हैं ये बट जाएंगे। ठीक है, मान लो 20% वोट में 7 इनको मिल गए, 7 इनको मिल गए, बाकी जो 13 बचे वो इनको मिल गए। 7 इनको मिल गए और 13 वोट इनको मिल गए। तो इनके 13 वोट अगर हम 36 में ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 49। और अगर हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा जा करके, 51। ठीक है, और इनके वोट अब बट चुके हैं, तो वोट बटने की वजह से काजोल जी के वोट भी चले गए। अब बताइए
हमने क्या बताया था, जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, 50+1। कोविंद जी के कितने पास कितने हो गए, 50+1। विजयी कौन हो गया, रामनाथ कोविंद जी। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 55 के बारे में आपने समझ लिया कि उसकी रीति क्या है। आर्टिकल 55 में बताता है कि राष्ट्रपति चुनाव की रीति क्या होगी, विधि क्या होगी, उसका तरीका क्या होगा। तो उसका तरीका इस तरीके से किया जाएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होगी, ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा। एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है ये भी आपने समझ लिया। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब अनुपात के अनुसार उसको एमएलए की वैल्यू और एमपीज की वैल्यू को सेम करना। मतलब ऐसा ना हो कि किसी राज्य की अगर जनसंख्या कम है या उसमें एमएलए कम है तो अपने आप को वो ठगा हुआ महसूस करे, ऐसा उसको ना लगे। इसलिए एमपी और एमएलए की वैल्यू को सेम करने को कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। तो यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी को हमने विजयी घोषित कर दिया। अब इनकी शपथ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब रामनाथ कोविंद जी को हम शपथ दिलाएंगे। शपथ में किस किस प्रकार शपथ होती है, किस आर्टिकल का उसमें प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को समझेंगे। तो बाकी आप मतलब इसमें जो एमपीज़ की वैल्यू कैसे निकली है और एमएलए की वैल्यू कैसे निकली है इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक। हर राज्य की अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम एमएलए की बात करें तो सिक्किम की सबसे कम है 7, और अगर हम यूपी की बात करें तो एक एमएलए की जो वोट वैल्यू आती है वो 208 आती है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमने इस सेक्शन में जानी, इस वीडियो में जानी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम ओथ के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्या प्रावधान निष्कर्ष निकलते हैं उस चीज़ को भी समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।